नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी राजनीतिक टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे रूबरू श्रवण जी से और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से वक्फ बिल को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। वैसे तो हंगामा था पिछले करीब 7-8 महीनों से मचा हुआ है, जब से वक्फ बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको जेपीसी के लिए भेजा, जेपीसी में इस पर सुनवाई हुई, विपक्ष ने इस पर तगड़े आरोप लगाए और अब 2 अप्रैल को इस बिल को लोकसभा में रखा गया, वहां से पास हुआ, फिर राज्यसभा में भी पास हुआ। लेकिन इस बिल को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसने बहुत साफ तौर पर विभाजन की एक नई लकीर खींच दी है। जहां विपक्ष ने पूरी ताकत लगाकर इस बिल को रोकने की कोशिश की, असफल कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष ने भी पूरी ताकत से इस बिल को पास कराया है। खास बात यह रही कि इस बिल के पास कराने में वो बैसाखियां जिसके बल पर सोचा जा रहा था कि शायद इस बिल को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, साथ ही साथ नीतीश कुमार की बैसाखी, जयंत चौधरी की बैसाखी, चिराग पासवान की बैसाखियां, अंत में पता चला कि इन बैसाखियों में किसी तरीके की कोई जान नहीं है। सिर्फ कठपुतलों की तरीके से इन्होंने इस बिल का समर्थन दे दिया। लेकिन इनके संगठनों में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, इस्तीफे हुए हैं। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है, क्या इस बिल ने एक लंबी लकीर विभाजन की खींची है? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, विभाजन इसलिए मानना चाहिए आशुतोष जी जी कि ये कोई देश को एक करने का तो कदम था नहीं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि दो समुदायों को, दो संप्रदायों को, दो धर्मों को कोई एक करने का कोई काम किया जा रहा है। हाँ। जो हुआ है, जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 1947 के बाद से हाँ। एक और विभाजन है देश का। हाँ। और ये विभाजन भौगोलिक नहीं है आशुतोष जी, ये कह सकते हैं कि आत्माओं का विभाजन किया गया है इसमें। हाँ। अगर हम ऐसा मान लेंगे कि ये विभाजन हुआ है, तो एक फायदा ये होगा कि वो जो गुजराती महात्मा गांधी थे, जिनको 1947 के विभाजन के आरोपी बनाया गया, सजा दी गई, वो 77 साल बाद उनकी आत्मा इस आरोप से मुक्त हो जाएगी और एक नए गुजराती का नाम या दो गुजरातियों का नाम नए विभाजन में जुड़ जाएगा। मतलब एक गुजराती फ्री हो जाएगा और दो नए गुजराती एक नए विभाजन में जुड़ जाएंगे। देखिए, 1947 के विभाजन की जो पीढ़ी है, जो उस समय पैदा हुई थी 1947 के जमाने में, वो अब खत्म होने के कगार पर है। और आप उस पीढ़ी में मुझे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी 1947 का जन्म हुआ। ये जो पीढ़ी है हम लोगों की 1947 वाली, ये उस विभाजन को भूल चुकी थी। मोदी जी बार बार विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं और उसका रिस्पांस नहीं मिलता है उनको जी। हाँ। तो उसके लिए अब जरूरी है कि जो नई पीढ़ी है उसको विभाजन की नई विभीषिका से परिचित कराया जाए और नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि विभाजन क्या होता है और उसकी विभीषिका क्या होती है। तो हो सकता है कि ये नई पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए ये काम किया गया हो सरकार के द्वारा कि देखिए, अब हम बताते हैं आपको कि असली विभाजन क्या होता है। मैं आपको एक दूसरी चीज कहता हूं कि आपने कहा कि संशोधन विधेयक पारित कर लिया गया। आप जरा अंदाज लगाइए आशुतोष जी
कि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में हम्म 232 सदस्यों ने विरोध किया। हम्म ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आप आप जरा इसको इस तरह से देखिए कि 286 मिले सरकार को वोट हम्म और 232 का विरोध हुआ। आप सोचिए 232 कितनी बड़ी संख्या होती है। एक सांसद अगर एवरेज 15 लाख की पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है हम्म तो ये 34-35 करोड़ की पॉपुलेशन होती है। जिस देश में 80% हिंदू हैं वहां अगर 232 सांसदों ने विरोध किया हम्म और एनडीए को सिर्फ 56 मत ज्यादा मिले तो आशुतोष जी ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आप मानिए कि ये सरकार को डर जाना चाहिए हम्म कि ये जो लोग थे जिन्होंने विरोध में वोट दिया वो उन्होंने इस आरोप की परवाह नहीं की कि उन पर कहा जाएगा कि वो मुस्लिम अपीजमेंट में हम्म लगे हुए हैं। राज्यसभा में 128 मिले एनडीए को हम्म और 95 मिले विपक्ष में गए। आप सोचिए कि कितना कम डिफरेंस है। 128 और 95, 33 का फर्क है सिर्फ। एक और जो नोट करने की बात है आशुतोष जी जी कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ समझौता कर रही है बीजेपी हम्म चुनाव के लिए और इसके लिए अपने प्रेसिडेंट की बलि दे रही है। वहां पर उसको हटा रही है स्टेट प्रेसिडेंट को। उसने इसके खिलाफ वोट दिया। हम्म एआईडीएमके के राज्यसभा के सांसदों ने खिलाफ वोट दिया। बीआरएस के सांसदों ने खिलाफ वोट दिया। वाईएसआर कांग्रेस के लोगों ने खिलाफ वोट दिया और बीजेडी में विभाजन हो गया। 2 एमपीज ने विरोध में वोट किया और 5 ने पक्ष में वोट दिया। आप जरा सोचिए कि ये जो इंडिया ब्लॉक के केवल 81 मेंबर्स हैं हम्म राज्यसभा में उसको 95 लोगों का कैसे समर्थन मिला। हम लोग जो चीजों को देख रहे हैं वो एक अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूं। हम्म ये सब आगे चलकर देखने की चीज है आशुतोष जी कि ये जो बिल बनेगा और कानून बनेगा, बिल पारित हो गया, अब कानून की शक्ल लेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, उसका क्या होगा, हम्म सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति बनेगी अभी हमको पता नहीं है। पर हम उस स्थिति की भी अभी कल्पना नहीं करना चाहते कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जिन किराएदारों ने कब्जा कर रखा है, जिन हिंदू अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, मेजोरिटी हम्म लोगों ने, वो कैसे खाली करेंगे। इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या होगी हम उस पर भी अभी बात नहीं करना चाहते। हम्म हम इसके उस इमोशनल कॉन्सिक्वेंस पर, फॉल आउट पर बात करना चाहते हैं जो पैदा होंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उस पीढ़ी के लिए हम्म पैदा। बताना चाहते हैं कि जो पीढ़ी मतलब इसको भुगतेगी, इसका हम्म सामना करेगी, जब ये मोदी नहीं रहेंगे, शाह नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नायडू नहीं रहेंगे, तब जो पीढ़ी है, ये लोग जो देके जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम्म वो क्या करेंगे। देखिए ये जो मामला है, मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहता हूं जो आगे होने वाला है, हम्म वो ये है कि वक्फ की जमीनों को लेकर ये कहा जाता है कि 1913 से लगा के 2013 तक 18 लाख
एकड़ जमीन थी हम्म। वक्फ के पास, और 2013 से 25 के बीच में 21 लाख और जुड़ गई एकड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 39 लाख एकड़ हुई, जो गूगल करने पर बताया जाता है कि वो तो ये बताया जाता है कि 8.5 लाख 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की। हम्म। मैं अभी की खबर बता रहा हूं जो आधे घंटे मैंने पहले पढ़ी है। कैथोलिक चर्च के पास, अकेले कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। हम्म। और 7 करोड़ हेक्टेयर का मतलब है 1 हेक्टेयर में 2.5 के करीब एकड़ होता है। हम्म। और सारे ईसाई चर्चों ने वक्फ का समर्थन किया है। केरल की आरएसएस के पत्र से जुड़ी वेबसाइट ने इशारा किया है कि चर्च की जमीन को भी पर भी नजर हम्म। रखना चाहिए। हमारा मुद्दा वो नहीं है चर्च की जमीन, इसलिए उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है इसके आगे। जो विभाजन की लकीर है वो कहां पहुंच सकती है। देखिए, वक्फ की जमीनों का मामला ऐसा है कि जो 3 तलाक या धारा 370 से अलग है, थोड़ा अलग है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी अलग है। हम्म। क्योंकि 370 लोकलाइज था, कश्मीर घाटी का तक सीमित था। हम्म। 3 तलाक आज भी मुस्लिम परिवारों में चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में पहले वैसी जागरूकता लाना होगी, और उनके लिए मुस्लिम समाज के बाहर सहारे का इंतजाम करना पड़ेगा, तब वो भरोसा करेंगी। और वो मोदी शाह पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वृंदावन पहुंचने वाली जो हिंदू परित्यक्ताएं हैं, अभी उनका भी कोई ठिकाना नहीं है कि ये हिंदू समाज है उसका कुछ करता है। मैं इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो आप सोचिए कि क्या होगा। मतलब मैं चूंकि इंदौर में रहता हूँ, शाहबानो इंदौर की थी, और शाहबानो के मामले के बाद देश में क्या हुआ मैंने देखा था कि उसने किस तरह से पूरे मुस्लिम समाज को आंदोलित किया। हम्म। और पूरा का पूरा एक, क्योंकि जिस जगह अटैक किया गया था अ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, हम्म। वो बड़ा शरीयत का, धर्म से जुड़ा हुआ एक इशू था। और फिर हमने देखा कि राजीव गांधी किस तरह से डर गए और पूरे के पूरे मामले को उन्होंने उलट दिया। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, वो उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया फिर बाद में कांग्रेस से, और फिर ये किया। मैं वक्फ के मामले को धार्मिक मानता हूँ, हम्म। दान से जुड़ा हुआ है, ये कुरान से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो अ, अल्पसंख्यक समुदाय है, इसको कन्विंस नहीं करवाएंगे कभी। क्योंकि इसका जो, ये जो बिल लाई है, एक ये जो बिल जिसने पेश किया है, वो कट्टर हिंदुत्व वाली हुकूमत है। तो हम्म। उस पर मुस्लिम समुदाय यकीन नहीं कर सकता। अगर इस बिल को कांग्रेस लाती या समाजवादी पार्टी लाती, तो मुस्लिम समुदाय की अपील या रिएक्शन अलग किस्म की होती। पर ये चूंकि धार्मिक मामला, इसलिए इसके जो अ, ये इसका जो पोलराइजेशन को जन्म देगा, और इसका जो फायदा है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। वो मुस्लिमों में जो कट्टरवादी विभाजनकारी नेता हैं, मुल्ला मौलवी हैं, जो इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करके, उनके दम पर बार्गेनिंग करके वो उठाएंगे। मतलब इसमें अगर इसका इरादा वैसा है जैसा अमित हम्म। शाह कह रहे हैं, तब भी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अ, देश के लिए अच्छे नहीं है। मतलब चाहे इरादा अच्छा हो, उसमें दिक्कत यह है कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है।
और इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो कट्टर हिंदुत्व की मुस्लिम विरोधी है, इसलिए उसकी नीयत पर शक होना बहुत जरूरी है। तो अब आखिरी पॉइंट ये है आशुतोष जी कि सरकार अपने कदम से वापस जा नहीं सकती। हम्म। और आपने देखा कि किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे वो किस तरह से पारित करवाए गए थे। और मैं मानता हूं कि ये किसानों के कृषक कानूनों के बाद ये दूसरा बड़ा एक ऐसा काम है जो एक बड़ी आबादी को, बड़े सेक्ट को, बड़े समुदाय को नाराज करेगा। ये कर रहा है। हम हम्म। जिस तरह का फीडबैक सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मोबिलाइजेशन देख रहे हैं। अगर हम्म। हमने उत्तर प्रदेश की खबरें हैं कि काली पट्टी लगाई विरोध में, तो उन पर मुचलके और वो कुछ कर दिए गए और अदालत में पेश होने को कहा। तो आप सोचिए कि किस एक्सट्रीम पर जाना चाहते हैं विरोध की आवाज को दबाने के लिए। तो वो क्या ये ठीक है, देश के हित के लिए है? जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्या ये देश के हित के लिए है कि ये विभाजन के लिए है? पर हमको मानकर चलना चाहिए आशुतोष जी कि सब कुछ सरकार ने सोच समझकर और हम्म। होने वाली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर किया होगा और किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए किया होगा। तो हम लोग केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं आशुतोष जी कि अब ये दो चीजों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, तीन चीजों की, कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। हम्म। मुसलमान, आम मुसलमान, इसमें कहा गया है पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हित के लिए किया गया है। तो देखते हैं उनका किस तरह से फायदा होता है। तो ये मुझे लगा कि इस पर वक्त के बिल पर एक अलग एंगल से, अलग मुद्दे से, विभाजन के पॉइंट से, नई पीढ़ी के लिहाज से कि वो अब उसको किस तरह का विभाजन दे रही है सरकार, विभाजन की विभीषिका से परिचित करा रही है। तो एक मुद्दा उठाया है। अब वो हमारे दर्शक निश्चित रूप से रिएक्ट करना चाहिए। तो आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।